हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे लोरेंज फोर्स या लोरेंज बल के बारे में। कोई भी हमारे पास मूविंग चार्ज या गतिशील आवेश है, उसको जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता था, बाह्य वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता था, उस पर लगने वाले बल को ही क्या कहते थे? लोरेंज बल या लोरेंज फोर्स कहते थे। उसके जो भी मोशन थे, उन मोशंस को याद रखना। एक चीज याद रखना, थीटा कोण पर जब मोशन होता था, पाथ कैसा होता था? हेलिकल या कुंडलिनी पथ होता था। जब भी परपेंडिकुलर होते थे चुंबकीय क्षेत्र और वेग लंबवत, तो पाथ कैसा होता था? सर्कुलर, वर्ताकार होता था। और पैरेलल और एंटी पैरेलल की कंडीशन में, मतलब समांतर और प्रति समांतर की स्थिति में, आवेश की गति या चार्ज का मोशन कैसा होता था? स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा के अनुदिश हुआ करता था। आज हमें देखना है, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो बायो-सावर्त का नियम, ये छोटा सा टॉपिक है। मैग्नेटिक फोर्स होने करंट कैरिंग कंडक्टर धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है या कंडक्टर है, यह हमारे पास चालक है। इस पर हमें क्या देखना है? मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल हुआ कितना करता था? इसके अंदर मान लीजिए धारावाही है, मतलब कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित हो रही होगी। तो हमने मान लिया इस डायरेक्शन के अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है। धारा क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर। करंट अगर उस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे क्या? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट की क्या होती है? अपोजिट। इस डायरेक्शन के अंदर कौन फ्लो कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे या इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। तो ये किसकी दिशा होगी? इलेक्ट्रॉनों की। ये जो इसकी लंबाई है, जो कंडक्टर चालक की लेंथ है, उसको हमने कितना मान लिया? एल। और ये वाला जो एरिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी बोलते हैं इसको, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हमने कितना मान लिया? ए। इसको बोला जाता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये क्या है? इसकी लंबाई। हम जानते हैं अभी, क्या जानते हैं? वी नो दैट कि फोर्स किसके इक्वल होता है? मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल? क्यू वीबी। यही वैल्यू आ करती है चुंबकीय बल की। अच्छा, साथ में क्या आता है? क्यू वीबी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वेग और चुंबकीय क्षेत्र, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही कैसे हैं? तो दोनों एक दूसरे के कैसे मान लिए हमने? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 0 डिग्री। अब यहां से देखना, क्यू कितना आएगा? चार्ज। इसके अंदर हमें क्या निकालना? कुल आवेश। चार्ज है किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों के कारण। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हम जानते हैं। अगर हमें क्या पता चल जाए? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चार्ज या आवेश। तो चार्ज कितना होगा, उस चीज को देखो, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यू किसके इक्वल आता है हमारे पास? एन ए एल ई। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। अगर आपने तीसरा चैप्टर पढ़ा है तो भी पता होगा आपको। ये क्या है? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम की। यूनिट वॉल्यूम या एकांक आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। दिख तो सही रहा है क्या आपको? एक सेकंड रुकना, क्लियर होगा सर? सुनना, ये क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। ए इंटू एल। ए एरिया है, एल लंबाई है। इस एरिया को इस लेंथ से, ये कितना होता? पाई आर स्क्वायर। ये कितनी होगी? एल। ये हाइट की तरह काम करेगी, तो पाई आर स्क्वायर एच इसकी वॉल्यूम होती है क्या सिलेंडर की? तो ये क्या है? टोटल वॉल्यूम। ये क्या हो गई? कुल आयतन हो गई हमारे पास। ई की वैल्यू हम जानते हैं। ई क्या होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही होता है। तो हमें क्या निकालना था? आवेश। मैंने क्या कहा? एकांक आयतन में यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? स्मॉल एन। टोटल वॉल्यूम कितनी है? ए एल। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? ई। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया क्या? अब यहां से देखना, हम इस फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं, एफ एम इज इक्वल टू एन ए एल ई, ये है, इंटू वी बी। अब ध्यान देना, हमने थर्ड चैप्टर में एक रिलेशन पढ़ा था, आई इज इक्वल टू एन ई ए
वीडी, यही पढ़ा था क्या? वीडी को क्या बोला करते थे वहां पर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग, बहुत इंपॉर्टेंट संबंध हुआ करता था। अपवाह वेग एवं धारा के मध्य संबंध, तो यहां से देखना एन ए, ये आ गया क्या? एन ई ए वी, इसकी जगह मैं कितना लिख सकता हूं? आई। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आ गया? आई एल बी। अब मैंने शुरू में कहा था कि अगर थीटा कितना हो 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है 1। तो अगर किसी के दिमाग में आया होगा कि सर 90 डिग्री ही क्यों, हम तो थीटा ही मानेंगे, थीटा मान लो भी, कोई दिक्कत है नहीं है। 90 डिग्री होता तो हम सीधा कितना लिख सकते थे? एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी। अगर 90 नहीं होता तो यहाँ साथ में क्या चलता जाता हमेशा? साइन थीटा। यहाँ भी कितना आ जाता? साइन थीटा। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? आई एल बी साइन थीटा। कोई भी कंडक्टर है उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जानते हो सब? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होता है? ए बी साइन थीटा। अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं तो इसको वापस ये भी तो लिख सकता हूं। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ एम इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये क्या आ गई इसकी? वेक्टर फॉर्म। दोनों ही फॉर्म आपको क्या करनी है? याद रख लेनी। सॉरी, ये सिंपल सा कंसेप्ट था, समझ में आया होगा आपको। क्या करना था? एफ का मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल का क्या फॉर्मूला होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू निकाल लिया हमने। क्यू कितना? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये टोटल चार्ज हो गया। अपवाह वेग और धारा में संबंध, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में संबंध। यहाँ वेग किसका? इलेक्ट्रॉनों का। और इलेक्ट्रॉनों के वेग को ही क्या कहते हैं हम? अपवाह वेग। जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है उसी को क्या कहा जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये दोनों बातें सेम है। ये हमारे पास आ चुका है, नोट कर लिया होगा भी आपने, वरना बैक करके नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट इंपोर्टेंट नियम, बायो सावर्ट लो, नाम जरूर सुना होगा भी आप सभी ने, बायो सावर्ट का नियम। ये किसके बारे में बताता है? ये किसी तार के एक छोटे से एलिमेंट के ऊपर लगने वाले, या फिर कोई वायर का एक एलिमेंट है, एक तार है हमारे पास, उसका एक छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटा सा खंड है, उसके कारण क्या बताता है हमें? चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताता है डायरेक्टली। बहुत बार आपने पढ़ा होगा इसको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, शॉर्ट में लिखा है मैंने इसको, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोल देते हैं? ये हमारे पास क्या है? कोई करंट एलिमेंट, इसके अंदर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? आई। टोटल लेंथ कितनी है हमें नहीं पता। यहाँ हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट मान लिया, एक छोटा सा क्या माना भी हमने? अल्पांश। इस एलिमेंट को हमने कितना बोल दिया? डीएल। इससे थीटा एंगल के ऊपर, डीएल एलिमेंट से थीटा एंगल के ऊपर कोई पॉइंट सिचुएटेड है पी, जिसकी हमने इससे डिस्टेंस कितनी मान ली? आर। कौन क्या है, ये सारी चीजें समझ में आती है। एक धारावाही तार है जिसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। यहाँ अगर आई करंट है तो हर जगह कितना करंट होगा? आई ही होगा। इसका एक छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा अल्पांश कितना मान लिया हमने? डीएल। इस डीएल एलिमेंट से आर डिस्टेंस और थीटा एंगल पर प्रेजेंट है एक पॉइंट पी, जिसके ऊपर हम क्या निकालना चाहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना? बी। तो छोटे से एलिमेंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना? डीबी। तो बायो सावर्ट ने कहा कि ये जो डीबी है ना, ये डिपेंड करता है आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। धारा पर निर्भर करता है, इसकी लंबाई, अल्पांश की लंबाई पर निर्भर करता है, साइन थीटा पर डिपेंड करता है, और आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है। इन सारी बातों के ऊपर कौन डिपेंड करती है? मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। क्लियर है क्या इतनी बात? अब यहां से क्या फॉर्मूला आ जाएगा? dB इज इक्वल टू, समानुपाती चिन्ह को हटानेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ कांस्टेंट क्या आता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल
साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ये ही हमारे पास क्या होता है, बायो सावर्ट लॉ। अब चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसके एप्लीकेशन से पढ़ेंगे, आसान है इसका अनुप्रयोग भी, ठीक है ना। अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, पढ़ा सबका हुआ होगा। डीबी किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो कांस्टेंट है, साथ में क्या आ गया, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसके वेक्टर फॉर्म और लिख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप। इसकी जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या होगी, तो इसकी वेक्टर फॉर्म मतलब वेक्टर लगा तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अच्छा, आई वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर लिख सकता हूँ क्या, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाता है, ए बी साइन थीटा। नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि धारा कैसी क्वांटिटी, अदिश। करंट की डायरेक्शन जरूर होती है लेकिन फिर भी एक ऐसी स्केलर, क्योंकि वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, डीएल वेक्टर क्रॉस आर केप अपॉन आर स्क्वायर। ये जो आर केप है ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर, इसको क्या बोला जाता है, एकांक सदिश। वेक्टर तो जानते हो, सदिश कौन होता है, जिसका परिमाण और दिशा दोनों, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, उसको क्या कहा जाता है, वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश का सिंपल सा मतलब कितना हुआ, या क्या हुआ, तो एकांक सदिश का सिंपल सा मतलब यही हुआ, ऐसा वेक्टर जो केवल डायरेक्शन बताए और जिसका मैग्नीट्यूड, परिमाण कितना हो, एक हो। इसी को लिखने का और दूसरा तरीका, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू, एग्जाम के अंदर पूछता है वेक्टर फॉर्म क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। मैंने ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आर से। तो अब ये क्या हो गया, आर वेक्टर, ये आर वेक्टर, सॉरी ये आर वेक्टर और ये कौन है, डीएल वेक्टर। इन दोनों के बीच का कोण जो है वो कौन है, थीटा। तो डीएल क्रॉस आर को सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, डीएल आर साइन थीटा, आर से आर क्यूब कट जाएगा, वापस यही रूप आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो तुमसे एग्जाम के अंदर क्या पूछे, सदिश रूप, और ये ऑप्शन में दिया हुआ हो तो ये आंसर नहीं है, वेक्टर फॉर्म यही है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है कि म्यू नोट को क्या कहा जाता है, यहाँ कॉन्स्टेंट हमने लिख तो दिया लेकिन म्यू नोट है कौन, तो म्यू नोट क्या होती है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मुक्त आकाश की चुंबकशीलता। जनरली वायर कहां पर प्रेजेंट होता है, फ्री स्पेस में। मुक्त आकाश की चुंबकशीलता, फ्री स्पेस का मतलब क्या है, एयर या फिर वैक्यूम, वायु या निर्वात। म्यू नोट की यूनिट क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट मतलब मात्रक और डायमेंशन विमा, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके मात्रक विमा के अलावा आपको किसकी यूनिट डायमेंशन पता होनी चाहिए, इसकी यूनिट डायमेंशन निकालना तो आसान है, देखो फॉर्मूले से निकलता है मात्रक और विमा। डीबी कितना आ गया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसके पता होने से पहले किसकी पता होनी चाहिए आपको, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बी वेक्टर से। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कहां से निकालते थे, अगर आपको याद हो तो, एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यहीं से निकलती थी। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं है। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। आवेश की क्या होती है, कूलम्ब। इसकी क्या होती है, मीटर बटा सेकंड। तो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या आता था, न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम्ब मीटर, यही आता था क्या। और क्या लिख सकते थे इसी को, टेस्ला लिखते थे क्या, किससे रिप्रेजेंट किया जाता था इसको, टेस्ला से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये कौन सी यूनिट है इसकी, एस आई मात्रक। सीजीएस यूनिट क्या हुआ करती थी इसकी, जैसे एसआई यूनिट कौन है, लंबाई का एसआई मात्रक कौन, मीटर, और सीजीएस मात्रक कौन, सेंटीमीटर। वैसे इसकी सीजीएस यूनिट कौन होती है,
गाउस होती है, संबंध भी होता है ना, 1 टेस्ला कितना होता है, 10⁴ गाउस। ये इन दोनों में रिलेशन भी होता है, शायद मैं लास्ट क्लास में लिखवा चुका था, नहीं लिखवाया तो अभी लिख लेना। इससे इसकी डायमेंशन क्या होती है वीमा, वीमा देखो न्यूटन के लिए कितनी होगी, m1L1T-2, सेकंड के लिए कितनी होगी, T1 अपॉन में कितना आ गया, कुलाम के लिए कितना होता है, A1T1। देखो वीमा आपको सोल्व करनी पड़ेगी, इनमें क्या ही समझाया देगा कोई, L1 से L1 T1 गया, बचा कितना, वीमा कितनी बची इसकी, m1T-2 A-1। याद रखना रे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मात्रक वीमा से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। यूनिट और डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। अब बहुतों को लग रहा होगा सर ये क्या हो गया, हमारे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, फिर तो दिक्कत है अभी, है ना। अब मैं ये तो नहीं बता सकता ना न्यूटन के लिए ये विमा कैसे आई, कितनी बार समझेंगे भी हम, हर चैप्टर के अंदर समझते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी समझी थी इन सारी बातों को हमने डिटेल से। अब डीबी की यूनिट तो क्या होती है, टेस्ला, इसकी क्या होती है, एम्पियर, इसकी क्या होती है, मीटर, इसकी क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर स्क्वायर गया, साइन थीटा की कोई यूनिट होती नहीं है, 4 पाई की भी कोई यूनिट नहीं होगी, तो ये इसकी यूनिट मात्रक तो क्या हो गया इसका, टेस्ला, मीटर गुणा में गया, अपॉन में कौन आ गया, एम्पियर, ऐसा यूनिट की बात करें। वीमा लिखनी हो तो टेस्ला के लिए वीमा कितनी होती है, m1T-2 A-1, मीटर के लिए कितनी होती है, L1, अपॉन एम्पियर के लिए कितनी होती है, A1। इन सबको क्या कर दो आपस में कंबाइन, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वीमा इसकी भी आ गई क्या, इसकी डायमेंशन क्या आ गई, m1L1T-2 A-2, ये क्या आती है भाई इसकी डायमेंशन। तो मात्रक और वीमा और आपको क्या कर लेनी है, इनके बारे में कैलकुलेट कर लेनी है, इनके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इतनी चीज समझ में आती है, ये क्या था कैसे था, बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है। अच्छा यहां से एक बात और समझ में आ रही होगी, डीबी वेक्टर की डायरेक्शन वो होगी जो डीएल क्रॉस आर वेक्टर की होगी, इधर जहां वेक्टर लगा हुआ है उस वेक्टर को ये सामने वाला वेक्टर बताएगा। जैसे मैं लिख दूं ए वेक्टर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू बी वेक्टर, तो इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर की वही डायरेक्शन है जो किसकी है, बी वेक्टर की। अब क्रॉस सोल्व करना आता होगा आपको, जैसे हमें दिया हुआ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होती है, इनके परपेंडिकुलर, कैसी होती है, इन दोनों के परपेंडिकुलर या लंबवत होते हैं। जैसे कि समझो ये तुम्हें कह दिया ए वेक्टर है, ये तुम्हें कह दिया बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की तरह आएगा, अंगुलियों को घुमाओ, राइट हैंड थंब रूल जो जगह आता है, पहला दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कब काम में लेते थे हम, अंगूठा धारा को दर्शाए और अंगुलियां किसको दर्शाए, चुंबकीय क्षेत्र को, थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट को, अंगुलियों का घुमाव किसको दर्शा देगा, मैग्नेटिक फील्ड को, ये भी राइट हैंड थंब रूल है। इसका उल्टा भी सही है, अंगूठा अगर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है तो अंगुलियों को घुमाव किसको दर्शा देगा, अगर अंगूठा किसको दर्शाए, मैग्नेटिक फील्ड को, तो अंगुलियों घुमाव किसको दर्शाएगा, धारा की दिशा को, करंट की डायरेक्शन को। अब यहां भी जब भी दो वेक्टर का क्रॉस सोल्व किया जाता है तो भी क्या काम में लेते हैं हम, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अंगुलियों किधर करो ए वेक्टर की तरफ और किधर घुमा दो बी वेक्टर की तरफ, तो अंगूठा किसकी दिशा को बता देगा, ए क्रॉस बी। जब भी आपको ए क्रॉस बी निकालना हो तो यहां क्या लगा देना, राइट हैंड थंब रूल। अंगुलियों किधर करना, जो वेक्टर पहले, ए वेक्टर पहले है ए की तरफ अंगुलियों किया, फिर किधर घुमा दो, बी की तरफ, तो ए क्रॉस बी किधर आ गया, बाहर की तरफ। बी क्रॉस ए निकालना हो तो पहले अंगुलियों किधर कर लो, बी की तरफ, बी से किसकी तरफ घुमा दो, ए की तरफ, अंगूठा किधर आ रहा है, इनवर्ड, तो इस बार चुंबकीय क्षेत्र या जो भी वेक्टर है वो किधर आ जाएगा, इनवर्ड में। तो क्रॉस वेक्टर सोल्व करना आता है सबको, नहीं आता तो भी मैंने बता भी दिया है ना। ये बायो सावर्ट का नियम लिखो, फिर परमिटिविटी वगैरह के बारे में लिख लो। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना, एप्लीकेशंस ऑफ बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग, बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग। बायो सावर्ट लॉ के हमें क्या लिखने हैं, एप्लीकेशन से लिखने हैं। क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं हमारे पास, तो सबसे पहला अनुप्रयोग, फर्स्ट एप्लीकेशन जो होता है वो किसका है, सीधे धारावाही तार के लिए, वो किसके लिए, सॉरी सीधे नहीं, वर्ताकार धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर मैं लिख रहा हूं,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। वर्ताकार धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ये जितने भी एप्लीकेशन है ना, एक तो हम बायो-सावर्ट का नियम पढ़ रहे हैं, जस्ट आगे जाके एम्पियर का नियम पढ़ेंगे। इन दोनों के एप्लीकेशन या अनुप्रयोग ढंग से याद कर लेना, सिंपल से एप्लीकेशन होते हैं। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन में कहा वो करो, या जो भी हेडिंग में कहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, वर्ताकार धारावाही तार। तो यहां हमने क्या बना लिया, एक वर्ताकार धारावाही तार बना लिया। वर्ताकार धारावाही तार है तो कहीं ना कहीं जाके किससे कनेक्टेड होगा, स्रोत से तो जुड़ा हुआ होगा, तो यहां कहीं से आ रहा होगा। इसके अंदर किसी डायरेक्शन में मान लो, जैसे मैंने कहा इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो ये किसकी दिशा हो गई, धारा की। यहां पे हमने क्या लगाया, राइट हैंड थंब रूल। दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम किसकी डायरेक्शन बता देगा, बी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए। देखो हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। तो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र कैसी भौतिक राशि है, सदिश वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो सदिश भौतिक राशि के अंदर कितनी चीजें होती हैं, दो, पहला उसका परिमाण और दूसरा उसकी दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहां देखो अंगुलियां इधर घुमा रहे हैं, धारा की दिशा में अंगुलियों घुमाओ, तो अंगूठा किसकी दिशा को बता देगा, चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ गई, आउटवर्ड। मतलब देखो कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं, जब भी ऐसा मिल जाए तो मैं लिखा हुआ लास्ट पेज पर लिख देता हूं मैं। कुछ चीजें हैं, ये डायग्राम शायद मैंने आपको पहले भी बनवाए होंगे। यार क्या हो रहा है रे, ये टोटल 4 केस काम में आएंगे हमारे पूरे चैप्टर के अंदर। इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, या इस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा, या इससे अपोजिट इधर करंट फ्लो कर रहा होगा, या फिर सीधे तार में धारा ऐसे प्रवाहित हो रही होगी, या फिर ऐसे प्रवाहित हो रही होगी। सब में क्या लगाना है, राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लगाना हमेशा। वो क्या कहता है, अंगूठा अगर धारा को दर्शाएगा तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को। मतलब ये किस किस को रिलेट करता है, बी वेक्टर एंड आई, चुंबकीय क्षेत्र और धारा को संबंधित करता है राइट हैंड थंब रूल से। अगर अंगूठा धारा को दर्शा रहा है तो अंगुलियों घुमाओ चुंबकीय क्षेत्र को, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को तो अंगुलियों घुमाओ धारा को। बस सिंपल सी चीज है। इधर देखो धारा इधर है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ जैसी, नॉर्थ मतलब डॉट। यहाँ ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंदर किसके जाती है, साउथ पोल के। चुंबकीय क्षेत्र रेखा है अंदर किसके जाती है, साउथ के। और साउथ को किससे दर्शाया जाता है, क्रॉस से। इस बार ऐसे, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होगी, इस तरीके से घूम रहा होगा, कौन, बी वेक्टर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी होगी, मतलब यहां से अंदर गया तो यहाँ कैसा बनेगा, क्रॉस। यहाँ क्या आएगा, डॉट। इसके अंदर देखना, इधर से अंदर गई तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन होगी यहाँ से अंदर। देखो ऐसे घुमाया, इस तरीके से ही घूमेगा ना। ये अंगूठा तो चुंबकीय क्षेत्र इधर अंदर जाएगा, तो ये क्रॉस, और ये कौन, डॉट। डॉट का मतलब याद रखना, डॉट का मतलब क्या होता है, बता चुका हूं मैं आपको लास्ट के अंदर, नॉर्थ पोल या फिर आउटवर्ड। क्रॉस का मतलब
साउथ पोल या इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, ये 4-5 जो डायग्राम है इनको स्पष्ट तौर पे याद कर लेना, लिख लेना कॉपी के लास्ट में, किसी तरीके से इस चैप्टर के लास्ट में लिख लेना, बीच में लिखो, बीच में लिख लेना। तो ये हमारे पास क्या था, तार, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आ गई। अब हमें क्या निकालना है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। तो इस डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया, आर। यहाँ एक छोटा सा लाइन एलिमेंट मान लिया, इसको हमने क्या बोला, डीएल। डीएल रेखा अल्पांश इधर है, ऐसे घूम रहे हैं अभी हम, अरे ऐसे घूम रहे हैं ना, तो इन दोनों के बीच में कोण कितना आ गया, ये एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। अब बाई बायो सावर्ट लो, किस नियम की सहायता से, बायो सावर्ट नियम की सहायता से, डीबी किसके इक्वल आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, यही होता है। क्या किया जाए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन समाकलन कर दिया, तो यहाँ तो क्या आ गया बी, इधर क्या आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। थीटा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, आई अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा कैसा आ गया, किसका इंटीग्रेशन करना है, डीएल। डीएल का समाकलन करना मतलब कुल लंबाई निकालना, अरे अवकलन मतलब तोड़ना, समाकलन मतलब जोड़ना, ठीक है ना, याद रखना। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना। तो ये एक छोटा सा अल्पांश है, कुल इस तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी सरकमफेरेंस के बराबर। परिधि कितनी होती है किसी भी वर्त की, किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना आ गया, 2 पाई आर। बी कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन आर स्क्वायर, इंटू में कितना आ गया 2 पाई आर, कौन कौन गया, यहाँ 2 बचेगा, आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो कोई भी हमारे पास वर्ताकार तार है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फिक्स है, कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाई 2 आर होगी। इसके अंदर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी तरीके का नहीं होना चाहिए भी। छाप लो, ठीक है, मैं साइड में आ जाता हूँ, पॉज करके लिख लेना, नोट्स सारे बनाते जाओ यार। चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी होता है, टॉपिक्स ज्यादा है लेकिन टॉपिक्स आसान है। अगर थोड़ी सी भी आपकी मैथमेटिकल समझ है तो आप इन टॉपिक्स को समझ पाओगे। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2024 का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या था, सीधे तार से 2 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। यहाँ भी देखो, तुम्हें कहे कि वायर के अंदर करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, डिस्टेंस एक, ओहो एक काम भूल गया मैं, इसकी म्यू नॉट की हमने वैल्यू नहीं लिखी, म्यू नॉट की वैल्यू लिखना। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर बटा एम्पियर, ये इसकी वैल्यू होती है। या फिर अगर तुमसे पूछे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होगा, 4, तो ये 4 पाई इधर डिवाइड में आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर बटा एम्पियर, बात बराबर ही। अच्छा, इस टेस्ला मीटर बटा एम्पियर को ऐसा भी लिख सकता है, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो वैल्यू पुट कर देना म्यू नॉट की, बस तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा हमेशा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन होगी। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, सेकंड एप्लीकेशन, 2 नंबर अनुप्रयोग, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑन सर्कुलर एक्सियल पॉइंट ऑफ सर्कुलर करंट लूप, वर्ताकार धारावाही, ये भी लूप ही थी वैसे, वर्ताकार धारावाही लूप के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे समझना।
ये वैसे देखा जाए तो थोड़ा कंफ्यूजन भरा टॉपिक होता है जिस तरीके से समझाया जाता है, लेकिन हम इसको एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, इस डायग्राम के बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा, उसको ध्यान से समझ लेना। हमारे पास क्या है, ये सर्कुलर लूप है, एक डायग्राम है, इस डायग्राम को ध्यान से समझ लेना। मैंने क्या कहा, ये क्या है हमारे पास, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। इस डायरेक्शन के अंदर, इसके अंदर कौन प्रवाहित हो रही है, धारा या करंट फ्लो कर रहा है। अब आप कहोगे सर ये हमें सर्कुलर नहीं लग रही, ये ऐसे न रख के, सीधी न रख के हमने कैसे रखी है, घूमी हुई, क्योंकि इस सीधी होती तो इसकी ये अक्षीय रेखा है जो केंद्र से 90 डिग्री पर गुजरती है, वो कौन होती है, एक्सियल लाइन। तो इस अक्षीय रेखा को मैं बना थोड़ी पाऊंगा। अरे इस एक्सियल रेखा को, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं ये हमारे पास क्या है, कोई भी बुक। अब इस बुक के अंदर ये ऐसे सर्कुलर है, यहां से क्या होगा, सेंट्रल पॉइंट से एक लाइन निकल रही होगी। अब इसको हमने इस तरीके से रख दिया, अब ये क्या है, इसकी एक्सियल लाइन। तो इस सर्कुलर लूप को भी कुछ ऐसा ही रखा हुआ है। क्लियर है क्या इतनी बात, ये समझ में आ रहा है। तो हमने जो वर्ताकार तार था, जो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर था, उसको सीधा न रख के ऐसा इस तरीके से रख दिया। ये क्या हो गई, इसकी एक्सियल लाइन। यहां हमने एक एक्सियल पॉइंट मान लिया जिसको हम क्या बोल देते हैं, पी। इस डिस्टेंस को हमने कितना माना, इस दूरी को हमने मान लिया अक्स। हमें क्या निकालनी, मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर, एक सर्कुलर लूप है, उसके सेंट्रल पॉइंट ओ से अक्स डिस्टेंस के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अच्छा चलो अच्छी बात है सर। रेडियस कितनी है सर्कुलर लूप की, तो रेडियस हमने कितनी मान ली, कैपिटल आर। स्मॉल आर क्यों नहीं, क्योंकि देखो बायो सावर्ट का नियम, स्मॉल आर क्या हुआ करती थी, तार से बिंदु की दूरी। तो तार तो यहाँ है ना, अरे वायर तो ये है, तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, फिर एक छोटा सा एलिमेंट। इस एलिमेंट को क्या बोल दिया हमने, डीएल। डीएल एलिमेंट किधर होगा, बाहर की तरफ। इससे इस बिंदु की दूरी, इसको क्या मानेंगे हम, स्मॉल आर। क्लियर, कोई कंफ्यूजन क्या किसी को। इस एंगल को हमने कितना मान लिया, इस कोण को हमने मान लिया थीटा। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं इस पी पॉइंट को दूर लेकर जाऊंगा तो ये थीटा कम होगा और अक्स बढ़ेगा। पास लाने से थीटा बढ़ेगा और अक्स क्या होगा, कम होगा। मुझे एक बात बताओ, केंद्र बिंदु भी अक्षीय बिंदु ही है क्या, सेंट्रल पॉइंट। मतलब ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, ये भी इसी का पार्ट है क्या, इसी का भाग है या नहीं अभी। तो लास्ट में अगर इसके लिए जो भी फॉर्मूला है उसमें अक्स बराबर 0 रखने पर ये रिजल्ट आना चाहिए ना अपना। अगर उसमें मैं अक्स बराबर 0 रखूं तो बी कितना आना चाहिए, म्यू नॉट आई बाई 2r। ये हम चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो किया वो सही किया या नहीं किया। डायग्राम से देखने पर कुछ चीजें हमें दिख रही हैं कि ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाना जानते हो, क्या कहता है, बाई डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से हम कुछ चीजें लिखते हैं, बाई डायग्राम, चित्रानुसार। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल अक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। आर को और क्या लिख सकता हूं मैं, अक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट या फिर पावर 1/2। दूसरा हम एक तो ये वैल्यू निकाल पाए, दूसरा हम साइन थीटा भी निकाल सकते हैं यहां से। क्यों निकाल रहे हैं, आगे काम में आएगा हमारे। ठीक है, मैं समझा भी देता हूं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर लंब बट्टा हाइपोटेनियस कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा कितना हो गया, लंब कौन है इसमें, परपेंडिकुलर कौन है, कैपिटल आर। हाइपोटेनियस कौन है, स्मॉल आर। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर को क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ये दोनों वैल्यूज हमारे आगे कहीं ना कहीं काम में आ रही हैं, इसलिए हमने इनको अभी साइड में कैलकुलेट करके छोड़ दिया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इन बातों में। अभी तक का डायग्राम समझ में आया। ये डायग्राम था हमारे पास, यहाँ एक पॉइंट पी है। अब पी पर चुंबकीय क्षेत्र होना किधर चाहिए, अपने अकॉर्डिंग बताओ। हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। राइट हैंड थंब रूल हमें क्या कहता है, देखो ये हमारी क्या है, लूप, ऐसी लूप है, इसके अंदर ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र होना किधर चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर ही आनी चाहिए क्या।
अगर इधर नहीं आई इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही नहीं है। अगर इधर नहीं आई इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन के अंदर कहीं ना कहीं क्या होगी, गड़बड़ होगी। दूसरी बात, ये डिस्टेंस आर है, इस तार से डायग्राम से लगेगा नहीं तुम्हें, ये डिस्टेंस आर है तो ये भी कितनी होगी, आर ही होगी। ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, आर। ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, आर। ये 3D डायग्राम है, समझने की कोशिश करो। ये तार है, 3D में सोचो ना आप, इसको ऐसा क्यों समझ रहे हो कि ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है। अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो यहां से इसकी दूरी सबकी दूरी बराबर है या नहीं है। देखो ये सर्कल है हमारे पास, ये पॉइंट है, यहां से ये डिस्टेंस भी इतनी, ये डिस्टेंस भी, ये इसकी सारी दूरियां, इस सतह की यहां से सारी दूरियां क्या होंगी, बराबर। अगर एक सर्कल काट रखा है मैंने, इसका एक वर्त काट रखा है, तो सबकी दूरियां क्या होंगी, बराबर। इतनी 3D के अंदर फील आती है भाई आपको, कुछ चीजों को तो फील करना ही पड़ेगा, उपाय ही नहीं है। अब देखो, इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कितना बोलते हैं, डीबी। छोटे से अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको कितना बोला जाता है, डीबी। डीबी की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा, थीटा किसके बीच का, डीएल और आर। डीएल बाहर की तरफ, आर इधर है, ये आर है और ये कौन है, डीएल। इसके लिए ये थीटा मत काउंट कर लेना रे, वहां जो बायो-सावर्त नियम में थीटा होता था वो किसके बीच का कोण था, बायो-सावर्त नियम में थीटा किसके बीच का कोण है, डीएल और आर। तो यहां देखो डीएल बाहर की तरफ आ रहा है कि यहां से किधर आ रहा है, डीएल बाहर, आर किधर है, नीचे की तरफ। तो डीएल और आर ऐसा है क्या, डीएल इधर है, आर इधर है, दोनों के बीच में कोण कितना है, ये एंगल सबको दिख रहा है क्या, ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ कितना आ जाएगा, साइन 90 डिग्री अपॉन में कितना आ गया, आर स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां से हमारे पास डीबी कितना आ गया, डीबी की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या बोल दिया, समीकरण नंबर 1। इसको हमने क्या बोल दिया, समीकरण नंबर 2। तो 1 नंबर समीकरण से यहां आर की वैल्यू लिख सकता हूं क्या, कितना आ जाएगा, आई डी एल। आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर। ये कहां से आया है, बायो-सावर्त। अभी तक हमने कुछ ऐसा खतरनाक नहीं किया जो आपके समझ में ना आया हो। हमने केवल बायो-सावर्त लॉ लगाया है, डायग्राम के अंदर एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाया, एक बार साइन थीटा की वैल्यू लिखी, इतना सब जानते हो। अब देखो बायो-सावर्त नियम क्या कहता था कि डीबी की क्या डायरेक्शन होगी, डीएल क्रॉस आर। यहां ऊपर वाले में देखना, डीएल इधर है, आर इधर है, डीएल क्रॉस आर। मैंने क्या कहा, जब भी क्रॉस निकालना हो क्या करो, अंगुलियों को किसकी तरफ कर लो, डीएल की तरफ, मतलब जो पहले डीएल से किसकी तरफ घुमा दो, आर की तरफ। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन यही आ गई क्या, डीबी वेक्टर। इससे ये कितने डिग्री के कोण पर होगी, 90 डिग्री की। आनी किधर चाहिए थी, इधर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर आनी चाहिए, पूरे तार के कारण इस तरफ, एक एलिमेंट के कारण किधर आई, ऊपर की तरफ। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट और मानना पड़ेगा, एक अल्पांश और मानना पड़ेगा, ताकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर आ सके। तो दूसरा एलिमेंट हमने कहा माना, तो दूसरा एलिमेंट हमने माना यहाँ पर नीचे। यही क्यों माना, क्योंकि यही मानने से डायरेक्शन उधर आएगी। देखना कैसे, अगर वो डिस्टेंस स्मॉल आर थी तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, स्मॉल आर। सारी चीजें सेम है क्या, ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा, मतलब ये पूरा कोण भी कितना होगा, थीटा। इसके कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र डीबी आया था तो इस अल्पांश के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, डीबी आएगा। किधर, वो काम की चीज है। इस बार डीएल, यहां देखो, यहां से तार बाहर आ रहा है, ऐसे घूम रहा है तार, वायर इस तरीके से घूम रहा है, मतलब यहां से किधर आ रहा है, बाहर, और यहां से अंदर जा रहा है। तो यहाँ अगर डीएल बाहर की तरफ है तो यहाँ डीएल किधर होगा, अंदर की तरफ। आप कोई सर ऊपर से अंदर मानूंगा तो यहाँ से बाहर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे घुमा गया तार, तो यहां से किधर जा रहा है, अंदर। डीएल इधर है और आर इधर है। हमें क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल, अंगुलियों किधर करो, डीएल किसकी तरफ घुमाओ, आर की तरफ। यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गई, ये याद रखना रे, ये सीधी की सीधी लाइन नहीं जा रही है डीबी, ठीक है ना। इस लाइन से, ऊपर वाली लाइन से इस नीचे वाले डीबी का कोई लेना देना नहीं है। ये भी कितने कोण पर होगा, 90 डिग्री पर। अब देखो, ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इधर, मतलब एक कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा और एक कह रहा है इधर होगा। रिजल्टेंट किधर आ जाएगा दोनों के बीच में,
मैं कह रहा हूं मुझे एक जना इधर खींचना चाह रहा है, एक जना इधर खींचना चाह रहा है, जाऊंगा किधर मैं, एकदम बीच के अंदर। तो इस बात को मैं किसकी हेल्प से सोल्व कर सकता हूँ? कंपोनेंट घटक लेने आते हैं क्या आपको? इसको किस में तोड़ दें हम? घटक में। लास्ट लेक्चर में हमने कंपोनेंट लिए थे। ये एंगल कितना है? थीटा। ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा कोण कितना होना? 90। ये वापस कितना हो गया? थीटा। देखो अगर ये 30 डिग्री था तो इसको कितना होना पड़ेगा? 60, क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन है इसके साथ कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। ये अगर 60 हो गया तो इसको वापस कितना होना पड़ेगा? 30, क्योंकि ये दोनों भी कितने आने चाहिए? 90। ये कौन कहता है? बायोसावर्ट का नियम। ये वाला कंपोनेंट कौन हो गया? डीबी कोस थीटा। ये वाला कंपोनेंट कौन हो गया? डीबी साइन थीटा। इसका ये वाला कंपोनेंट कौन हो गया? ये एंगल भी कितना आ गया? थीटा ही आया ना हमारे पास, सेम आएंगे ना। ये कितना आ गया? डीबी कोस थीटा। ये कितना आ गया? डीबी साइन थीटा। सबके घटक ले लिए क्या हमने? इसका ये वाला कंपोनेंट कोस आया, ये वाला साइन आया, इसका ये वाला कोस आया, ये वाला कितना आया? साइन। अब देखो ये दोनों कंपोनेंट तो क्या कर गए? एक दूसरे को कैंसिल आउट। हमें क्या निकालना था? कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आई क्या? ये डायग्राम सबको समझ में आता है क्या? अगर आपको ये डायग्राम समझ में आता है तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। डायग्राम के अंदर था क्या? ये हमारे पास सर्कुलर कोइल है, वर्ताकार कुंडली है। ये क्या है? इसकी अक्षीय रेखा एक्सियल लाइन है। इसके ऊपर हमें क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना था। इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने किया क्या? दो एलिमेंट माने। दो क्यों माने? क्योंकि एक एलिमेंट डायरेक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। कौन सी डायरेक्शन? जो राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम द्वारा आती है। तो ये सारी सिंप्लीफिकेशन हमारे पास हो गई है। डायग्राम से ये वैल्यू लिख ली है और ये वैल्यू लिख ली है। अब मैं कह रहा हूं टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी बिंदु पर नेट चुंबकीय क्षेत्र। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? डीबी साइन थीटा क्या कर दो? इंटीग्रेशन। नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें अगर निकालनी है तो डीबी साइन थीटा क्या कर दिया जाए? इंटीग्रेशन। ये जो डीबी साइन थीटा इसका क्या कर दो? समाकलन। अब किसी के दिमाग में जरूर आया होगा, किस किस क्या है ध्यान से बताना, सर डीबी साइन थीटा ही क्यों? ये दोनों जुड़ के तो कितने हो गए? 2 डीबी साइन थीटा। अरे नहीं भाई, अगर आप समाकलन कर रहे हो या तो आप जोड़ लो। अगर जोड़ने लायक चीजें हैं तो जोड़ लो, समाकलन मत करो। समाकलन करना और जोड़ना दोनों अलग अलग बातें नहीं है। मैं कहूं मेरे पास 10 ही चीजें हैं तो 10 को तो जोड़ो, इंटीग्रेशन मत करो। बहुत सारी चीजें हैं तो फिर जोड़ो मत किसी को, सबका क्या कर दो? इंटीग्रेशन। अब देखो मैं कह रहा हूं इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र कितना है? डीबी। इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र कितना है? डीबी। जो कंपोनेंट काम कर रहा है, देखो ये वाले घटक तो सबके कटते जाएंगे ना। इसका ये कंपोनेंट, अरे इनके ये काट देंगे ना, सब सामने वाले एक दूसरे घटक क्या करते जाएंगे? काटते जाएंगे। एक एक घटक कटते जाएंगे और इधर वाले कंपोनेंट सबके क्या होते जाएंगे? जुड़ते जाएंगे। ये कंपोनेंट सबका कितना आना है? डीबी साइन थीटा। एक का कितना है? डीबी साइन थीटा। दो का कितना आ गया? 2 डीबी साइन थीटा। हमें थोड़ी पता कितने घटक हैं, 50 हैं तो तब तो हम 50 सीधा लिख देते, 50 डीबी साइन थीटा। हमें नहीं पता इसीलिए तो हम क्या कर रहे हैं? समाकलन। अब अगर तुम कर दो कि सर अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें तो क्या फर्क पड़ेगा? 2 लिखने से देखो भी फर्क क्या पड़ेगा। यहां से आप समाकलन करना स्टार्ट करते हो, इंटीग्रेशन करने का मतलब यहां से आप वापस यहां पहुंचोगे। तो ये एलिमेंट भी आ गया उसके अंदर। फिर आप यहां से समाकलन करोगे तो यहां से भी आप यहां पहुंचोगे। ये एलिमेंट भी 2 बार आ चुका, ये एलिमेंट भी 2 बार आ चुका। हर घटक कितनी बार आएगा? 2-2 बार आ चुका होगा। हर एलिमेंट 2 बार आ गया तो इसको फिर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। तो इतना झंझट क्यों करें हम? पहले 2 गुना करें फिर आधा करें। इससे अच्छा इसको हम लिखते ही नहीं है। क्लियर है कि इतनी बात? तो केवल किसका समाकलन करना है? डीबी साइन थीटा। किसके लिए? नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर आपको पूरा निकालना, समाकलन करने का मतलब सब आ गए। यहां से आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो भी ये नीचे वाला आ गया, नीचे वाले से कर रहे हो तो भी ये ऊपर वाला आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर सारे आ जाएंगे भी हमारे पास। अब हम किससे किसके हेल्प ले? बाई इक्वेशन। कौन कौन से समीकरण है भी हमारे पास? डीबी की वैल्यू हमने कहां पर निकाली है? थर्ड में। और साइन थीटा किसमें? सेकंड में। बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 और 3 से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? बी की। बी कितना हुआ भी हमारे पास? देखो सबसे पहले तो डीबी, ये रहा डीबी।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन समाकलन ऐसा अक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू में साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 यही वैल्यू आ गई क्या। बाहर कौन कौन आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन यहाँ पावर कितनी है 1 वहां कितनी है 1/2 तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी आ गई 3/2। समाकलन केवल किसका करना है डीएल का इंटीग्रेशन कितना होता है भैया अभी तो मैंने बताया था लास्ट डेरिवेशन में भी किया था ना हमने कितना हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर क्योंकि इस बार रेडियस हमने कितनी मान रखी कैपिटल आर तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई हमारे पास यही रिप्लेस कर दें क्या यही लिख देता हूं मैं इसकी जगह कितना लिख दिया 2 पाई आर देखो इससे ये कैंसिल आउट होगा कितना बचेगा 2 तो यहाँ से हमारे पास b कितना आ गया म्यू नॉट आई आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी आ गई 3/2। अक्षीय रेखा पर ये हमारे पास क्या आती है मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। देखो फॉर सेंटर केंद्रीय बिंदु के लिए मतलब सेंट्रल पॉइंट मतलब केंद्र के ऊपर सेंट्रल पॉइंट के लिए एक्स की जगह कितना लिख दें 0। अरे अगर मुझे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो एक्स की जगह कितना लिख दो 0। एक्स की जगह 0 लिखते ही स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या हो गए बराबर। एक्स की जगह 0 रख के देखो बी सी सेंटर पर कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2 एक्स की जगह तो 0 हो गया ये कितना बचा आर स्क्वायर की पावर 3/2 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट बी सी कितना बचा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r³ आर स्क्वायर से r³ को काटा कितना बचा r सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई म्यू नॉट आई बाई 2r ये सेम है क्या ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है ये सेम जैसी कहां पर आई थी 1 नंबर एप्लीकेशन के अंदर आई थी जैसे 1 नंबर अनुप्रयोग में आया था 1 नंबर एप्लीकेशन कहां गया ये रहा कितनी आई थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर केंद्र पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था कितना आया था म्यू नॉट आई बाई 2r यहां भी हमने जब केंद्र पर निकाला जब हमने सेंटर पर निकाला तो कितना आ गया म्यू नॉट आई बाई 2r सर स्मॉल आर कैपिटल आर कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों चीजें क्या है यहाँ पर बराबर ही है इस सिनेरियो के अंदर। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करता है तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखवा देता हूं आपकी बुक का ही क्वेश्चन होगा ये बुक है सबके पास भाई नहीं है तो मंगवा लेना रे ठीक है ना नर्सिंग वाली बुक अपने इंस्टीट्यूट की जो है नीचे नंबर है इनके ऊपर भी कॉल कर लो। तो इसके अंदर काफी क्वेश्चंस है ना इसके अंदर एक 13 नंबर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दिख थोड़ी रहा आपकी दिखेगा क्या भाई चलो भाई आपको अगर दिखना था तो दिख गया होगा ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं बोल रहा हूं है ना रोक के लिख लेना द मैग्नेटिक फील्ड बी नोट इज जनरेटेड एट सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ दिस कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस इज b then what is the value of b upon b naught then what is the value of b upon b naught इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है क्या हिंदी में दोबारा बोल देता हूं मैं यदि एक वर्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र b नोट है b नोट वह अक्षीय रेखा पर इस लूप की त्रिज्या के समान दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र b है तो b बट्टा b नोट का मान होगा। ऑप्शन है ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1:√2 ऑप्शन ए ऑप्शन बी है आपका 1:2√2 ऑप्शन सी है 2√2:1 और ऑप्शन डी है √2:1।
अब देखो क्या काम है, बी कहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो कहां पर है, सेंटर पर, और बी कहां पर, ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ दिस द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, मतलब डिस्टेंस किससे व्यक्त करते थे, अक्स, त्रिज्या के बराबर दूरी, मतलब अक्स बराबर आर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ इतना ही है क्या इसका। अब देखो बड़ा सिंपल तरीके से इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई या सोल्व कर लेते हैं। बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी आ गई, 3/2। यही होता है क्या हमारे पास, एक्स की जगह कितना पुट कर दो, एक्स की जगह कितना पुट कर दो, बी निकालने के लिए आर, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3/2। देखो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस अक्स स्क्वायर की जगह, पूरे अक्स स्क्वायर की जगह कितना लिखना, आर स्क्वायर, ये कितना हो गया 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर मतलब 2 की पावर 3/2, और आर स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब r3, इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा आर, कितना आ गया, म्यू नोट आई 2 की पावर 3/2 इंटू आर, यही वैल्यू है क्या। अब देखो बी बट्टा बी नोट, बी कितना आ गया, म्यू नोट आई बाई 2 की पावर 3/2 इंटू आर, पूरे के डिवाइड में कितना आ जाएगा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नोट I/2r, यही हुआ करती है क्या, म्यू नोट आई से म्यू नोट आई गया, आर से आर गया, बचा कितना, 2/2 की पावर 3/2, यही बचा गया। अब 2/2 की पावर 3/2 मतलब 2, 3/2 को कितना लिख सकता हूँ, 1+1/2, मतलब 2√2 लिखा जा सकता है क्या, 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया हमारे पास 1/√2, तो 1:2, ये आंसर देख लेते हैं भी एक बार, है ना, कोई कैलकुलेशन एरर हो सकता है। कहीं हो सकता है, मुझे इसमें लग रहा है कि गड़बड़ हुई है। एक गड़बड़ मुझे लगता है कहाँ हुई है हमारी, यहाँ 2 लिखना भूल गए, कहाँ 2 लिखना भूल गए, यहाँ भी तो 2 आता है ना पहले से, मतलब 1 2 यहाँ पहले से रहेगा क्या, अरे यहाँ 2 पहले से होगा एक तो हमारा आंसर कितना बचा, इस 2 से ये 2 क्या हुआ, कैंसिल आउट, हमारा आंसर कितना बचेगा, 1/2 की पावर 3/2, तो हमारा आंसर ए नहीं आएगा। 2 की पावर 3/2 का मतलब कितना होता है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2√2, 2 की पावर 3/2 का मतलब 1+1/2, क्योंकि 3/2 तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा। अब हमारा आंसर क्या आएगा, 1:2√2। एक बार वेरीफाई जरूर कर लिया करो इन क्वेश्चंस को। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता था, दो चुंबकीय क्षेत्र, एक बार तुम्हें कह देगा रेडियस से दोगुनी, मतलब अक्स बराबर 2r लिखवा देगा, यहाँ पर अक्स बराबर r लिखवा देगा। तो इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो भी। ये लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा, हेल्पफुल लेक्चर था भी हमारे लिए, इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स हैं भी आपके साथी, उनको इस कोर्स के बारे में आप क्या कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो। बाकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो चैट सेक्शन के अंदर रेगुलरली बताते जरूर आ करो, किसी तरीके की कोई सुधार की आवश्यकता हो या जो भी हो, तो वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो। एक चीज़ और है भी, ये जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, मतलब विश्वास ई लर्निंग ऐप पर जो RUHS एम्स BSc नर्सिंग के जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं, उनकी प्राइस का आपको पता होगा। एक तो इस बार इनकी प्राइस कितनी रहेगी भी, अब इनकी प्राइस कितनी चल रही है, 199 चल रही है। टाइम के अकॉर्डिंग ये प्राइस चेंज होती रहती है। तो अब जो स्टूडेंट हैं, हाँ हो सकता है कोई किसी इसको बाद में देख रहा हो, उस टाइम पे प्राइस कुछ चेंज हो, लेकिन जो अभी प्रेजेंट टाइम में इस लेक्चर को देख रहे हो, तो इस टाइम पे सभी कोर्सेज की प्राइस कितनी है, 199 रुपये है। तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को आप परचेज
कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।